हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का 7वां चैप्टर है जंतुओं और पादप में परिवहन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। साइंस क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7th की बुक कंप्लीट होने वाली है और क्लास 8th की बुक भी मैं पढ़ाऊंगी। इसके पहले भी मैंने साइंस को कंप्लीट पढ़ाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा यदि आप साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मैं सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ। आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। हम लोग भोजन, जल और ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। आगे लिखा है, उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव है? चित्र को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चित्र को आप देख लीजिए। इसमें जो धमनियाँ हैं वे लाल रंग की हैं और सिराएं नीले रंग की हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, जो भी लाल रंग से दिखाई गई हैं वे धमनी हैं और जो सिरा है वे नीले रंग से दिखाई गई हैं। तो ये मिलकर करती हैं परिसंचरण तंत्र का निर्माण, यानी कि रक्त वाहिनियाँ और हृदय संयुक्त रूप से परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। अब परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रक्त के बारे में। रक्त यानी रुधिर, इसे ही रुधिर कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। तो लिखा है, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें आरबीसी कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, जिनमें लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न पूछा जाता है, रक्त का रंग लाल क्यों है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे लिखा है, रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत कोशिकाएं कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? WBC का। ये उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और हीमोग्लोबिन का कार्य भी आप लोगों को याद रखना है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। WBC क्या करता है? रोगाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे शरीर में
प्रवेश कर जाते हैं। आगे लिखा है, बूझो खेलते समय गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। ये आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा, जब हम लोग कभी कट जाते हैं, थोड़ी देर रक्त बहता है, उसके बाद क्या होता है, रक्त जो है उसी स्थान पर जम जाता है। आगे लिखा है, यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो रक्त के बारे में शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और सिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। तो धमनियों का कार्य क्या है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाना। आगे लिखा है, चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। आगे लिखा है, आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। लिखा है, अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद यानी नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति में विराम की अवस्था में प्रति मिनट स्पंदन दर कितनी होती है? 72 से 80 स्पंदन। आगे लिखा है, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित। तो सिराएं और धमनियों के बारे में जान लिया। धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भागों में प्रदान करती हैं और जो सिराएं होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। लेकिन ये फुफ्फुस सिरा जो होता है इसका कार्य क्या है, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो ये जो होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाती है। तो यही ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है। इसको याद रखिए। वैसे सिराओं में कार्बन डाई समृद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस धमनी जो होती है इसका कार्य क्या है, ये जो है फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। यानी इसका कार्य है फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाना। तो इन दोनों बातों को आप लोगों को याद रखना है। आगे लिखा है, क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। ये आप देख सकते हैं केशिकाएं।
अब पढ़ लेते हैं रक्तदान के बारे में। लिखा है, रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जान बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही करना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। तो सिराओं धमनी के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो लिखा है, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। ये हृदय का चित्र आप लोग देख सकते हैं। ये है मानव हृदय का काट चित्र। लिखा है, हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। इस चित्र को पहले आप लोग देख लीजिए। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो आप लोग पूरा देख पाएंगे। अब देख पाएंगे। ये है महाधमनी, ये महाशिरा है, ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, ये बायां निलय है, ये दायां निलय है। ये है कक्षों के बीच की जो दीवार है। ये दूसरे कलर से दिखाते हैं इसे। ये तो इसी के कारण जो रक्त है आपस में मिल नहीं सकता है। ये फुफ्फुस धमनियां हैं, ये फुफ्फुस सिरा है। तो ये मानव के हृदय का काट चित्र है। आगे लिखा है, परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता रहता है। तो इसके पहले जो चित्र दिखाया था उसके बारे में बात की जा रही है। अब लिखा है हृदय स्पंद। लिखा है, हृदय की कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है, यानी हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों यानी धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो जब आप डॉक्टर से जाते हैं तो डॉक्टर आपके हृदय की धड़कन को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती।
यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी। प्रश्न पूछा जाता है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? नाम याद रखना है, विलियम हार्वे। जो अंग्रेज थे, उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ये बात आप लोगों को याद रखना है। आगे लिखा है, बूझो जानना चाहता है, क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग ये बात याद रखेंगे, स्पंज और हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। आगे लिखा है, आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में, यानी कि जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है इसके बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर के द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि सजीवों द्वारा कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रक्रम है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था विरक यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये वृक्क हैं, एक ये है, एक ये है। ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है
और ये मूत्र रंध्र है जिससे मूत्र जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे लिखा है कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो कोई वयस्क व्यक्ति जो है 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर ही मूत्र करता है और मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद। अब लिखा है यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना यानी स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे जब अधिक पसीना आता है तो कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे लग जाते हैं। आगे लिखा है क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिस कर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन, यानी कि पादप जो होते हैं इनमें पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है इसके बारे में। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसके पहले वाले लेसन में यही पढ़ा था। आगे लिखा है कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रिया विधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसी के बारे में पढ़ना है। लिखा है जल और खनिजों का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो पादप मूलों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं।
तो जो जड़ें होती हैं जिन्हें मूल भी कहते हैं, तो जड़ों द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं पादप। और मूलों में क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं, और ये मूल रोम क्या करते हैं, जल में घने हुए तो जो जड़ें होती हैं ये क्या करती हैं, जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं, इन्हीं को ही मूल कहते हैं। और मूलों में क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं। मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। आगे लिखा है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार परिवहन तंत्र पाया जाता है? पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम यानी दारू कहते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है जाइलम। आगे लिखा है, जाइलम चैनलों यानी नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। यानी कि भोजन को सभी भागों तक ले जाने का जो कार्य है वह संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। आगे लिखा है, इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, पादपों में पदार्थों का परिवहन कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ आप देख सकते हैं जल और खनिजों का संवहन, ये तीर लगे हुए हैं, ये किसी वृक्ष में दिखाए गए हैं। अब वाष्पोत्सर्जन के बारे में और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। लिखा है, कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूसण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।